हेलो स्टूडेंट, मैं गीता। एक बार फिर हम अपनी एक वीडियो के साथ आए हैं। सॉरी फॉर डिले। एक्चुअली मैं एक दो दिन में थोड़ा बिज़ी हो गई थी, बट मैं कोशिश करूँगी अब कंटिन्यू करने की। ये हमने सेकंड चैप्टर था, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दी थी एटम की वो मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दी थी एटम क्या होता है, वो डाल्टन ने बताया था। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट था इसमें थॉमसन मॉडल पढ़ा था। थॉमसन ने क्या कहा था, जे थॉमसन ने बताया था कि या इसमें एक मिनट, यस, जे थॉमसन ने बताया था कि जो एटम है वो बेसिकली प्लम लाइक मॉडल है, कि उसके अंदर एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है एटम के अंदर। जे थॉमसन के बाद हमारे पास आया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे। इनकी डिस्कवरी ने काफ़ी चेंज लेके आया एटम के स्ट्रक्चर्स में। एक्चुअली रदरफोर्ड ने ही बताया कि एटम्स के अंदर पार्टिकल्स भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड क्या थे, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से बोलते हैं। दिस वन इज़ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी, दिस वन इज़ गोल्ड फॉइल और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल को स्कैटर किया था यहाँ से। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल जैसे कि सबको पता है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, इन्होंने इसको स्कैटर किया, ये स्कैटरिंग शो कर रखी है। जैसे एटम के पार्टिकल्स हैं तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स जा रही हैं, तो इसमें क्या शो हो रहा है कि मैक्सिमम रेज क्या है, स्ट्रेट जा रही है। एक दो रेज क्या है, डिफ्लेक्ट कर रही है, डिफ्लेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल्स, और ये भी डिफ्लेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये इसका डायग्राम है। इसके बाद हम इसके रिज़ल्ट और ऑब्जर्वेशन स्टडी करते हैं। तो इसके ऑब्जर्वेशन में क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे, उस गोल्ड फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेड चले गए थे, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं किया था। ठीक है, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। सिर्फ स्मॉल पार्टिकल थे अल्फ़ा एंगल के जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक, और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, ओनली फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री बाउंस बैक। इसका मतलब क्या है, अब ये देखो, कोई चीज़ डिफ्लेक्ट कब करेगी, जब वो रिपेल कर रही हो, एंड रिपेल कब करेगी, जब वो सेम चार्ज की हो। तो हमें पता है कि अल्फ़ा के ऊपर क्या चार्ज था, अल्फ़ा के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। तो इट मीन्स अगर उसने डिफ्लेक्ट किया है तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि एटम के अंदर भी समथिंग कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ओके, इसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं क्या स्ट्रक्चर क्या थी। इसने बोला मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम। इसने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे कुछ पॉइंट्स दिए थे। क्या दिए थे कि बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट चले गए थे। स्ट्रेट का मतलब ये क्या है कि वहाँ पे स्पेस क्या है, एम्प्टी स्पेस है। मतलब एटम की बात बता रही है कि एटम के अंदर क्या है, बहुत सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स वहाँ से डायरेक्ट चले गए थे। जैसे कि तुम ये सोचो कि हमारे पास कोई रूम है, रूम के अंदर मेरे पास कोई बॉल है। ठीक है, मैं उस बॉल को एक बेड के ऊपर बैठ के सामने रूम पे मारती हूँ, तो वो डायरेक्ट अगर सीधी चली जाएगी तो इट मीन्स वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्टी स्पेस है, तभी तो वो सीधी चली जाएगी। अगर वो बाउंस बैक होकर मेरी तरफ आती है तो इट मीन्स सामने वो किसी चीज़ से टकरा के आई है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ये बता रहा है कि बहुत सारी अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे, वो स्ट्रेट चले गए थे। इट मीन्स क्या है, एम्प्टी स्पेस है हमारे पास। ए फ्यू पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट हुए थे। ठीक है, तो द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनरमस रिपल्सिव फोर्स, जो मैंने बताया है। ठीक है, कि रिपल्सिव फोर्स होगा, सो कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही होगा जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक, एंड थर्ड क्या है, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शो दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज। इससे क्या पता लग रहा है कि जो फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे, इट मीन्स वहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सारे ब्लैंक चले गए थे। इट मीन्स अगर कोई एटम की स्ट्रक्चर है, उस एटम की स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, बहुत स्मॉल है, मतलब ये बता रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द एटम, अगर एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होगा वो 10⁻⁻15 मीटर होगा। ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा है कि अगर एटम इतना बड़ा है तो उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। ठीक है,
सो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, और कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है जो कि सेंटर में है, मतलब एक एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है जिसने, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ओके, ऑन द बेसिस, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमें क्या पता लगा कि रदरफोर्ड प्रपोज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, क्या मॉडल प्रपोज किया, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम आर डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, कि एटम का जितना ज़्यादा मास, जो भी मास है ना, वो क्या है, एक स्मॉल रीजन में कंसनट्रेट है, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला, ठीक है। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, हाँ बताओ, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव, सो न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन डैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट ना इसने डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग दिया था, वो इसलिए दिया क्योंकि जैसे जे थॉमसन था, जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे मॉडल के अंदर एम्बेडेड है, बट रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट से पॉजिटिव चार्ज का तो पता लग गया था, बट नेगेटिव चार्ज का कुछ नहीं पता लगा था, लाइक इलेक्ट्रॉन के बारे में वो कुछ नहीं बता पाया था, बट उसने अपनी एक एक्सेप्शन दे दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड कर रहा है एक ऑर्बिट के अंदर, जैसे कि रदरफोर्ड ने इसका एग्जांपल दिया सोलर सिस्टम के साथ, कि जैसे सन के अराउंड अर्थ मूव करती है वैसे ही, ठीक है, अर्थ या अदर प्लैनेट मूव करते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट ये था। इसके बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड की क्या क्या लिमिटेशंस थी, और उसके बाद कौन और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इस मॉडल को आगे बढ़ाया था। तो सॉरी, उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार अपना, जैसे कि हम इसमें टर्म यूज़ करेंगे एटॉमिक नंबर, जैसे हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसको हमने न्यूक्लियस बोला है, तो न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलके बनता है, ठीक है, न्यूक्लियस का मास किस, मतलब न्यूक्लियस का मास कौन सा मास होगा, ठीक है, तो इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या किसे बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, दैट इज़ जेड। जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर क्या आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। या और हमें ये पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम को स्टेबल बनाने के लिए, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, एक मिनट सॉरी, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, उतना भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। सो किसी भी आई एम सॉरी सॉरी, तो किसी भी एटम को स्टेबल बनाने के लिए जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, ठीक है। सो हम एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के अंदर या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलोगे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट डिफाइन इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो मास नंबर क्या होगा, मास नंबर होगा हमारा, सी वाइल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। द मास ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमें पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है, कोई चार्ज तो होता नहीं, नो चार्ज, ठीक है, लेकिन मास होता है न्यूट्रॉन का। तो जो मास नंबर है वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो मास नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। सो मुझे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बताओ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और या इधर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ प्लस आएगा, मैं दिखा देती हूँ कि फॉर्मूले में, हियर इज द प्लस, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज, अगर कोई तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालोगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं डेट चलो हम पहले आइसोटॉप ही पढ़ लेते हैं। आइसोटॉप क्या है, एटॉमिक नंबर जिसका सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, ये इसकी डेफिनेशन।
with identical atomic number but different atomic mass number as known as isotope. जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, जिसको ये होता है प्रोटियम हाइड्रोजन 1 1, ये होता है ड्यूटेरियम D 2 1। देखो ये होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन एटम की, ठीक है। इसमें एक्स का मतलब क्या है, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, लाइक कार्बन है, ठीक है। जेड का मतलब क्या है, उसका एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटम के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो जेड की जगह आ जाएगा 6, हम इसको ऐसे लिखेंगे कार्बन 6, और यहाँ ऊपर हो जाएगा मास नंबर तो 12, ठीक है। ये इसके रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे जब हम इसकी बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, तो इसका मास नंबर अलग है बट एटॉमिक नंबर सेम है, ये रहा। और ट्रिटियरियम में भी एटॉमिक नंबर सेम है एंड मास नंबर डिफरेंट है। तो ये तीनों क्या एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। एक और बात, आइसोटोप क्या है, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, सेम एटॉमिक नंबर 17 17 बट मास नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। आइसोटोप इज दैट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोटोप्स क्या है, ये प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करते हैं। जो आइसोटोप्स है ना, उनका केमिकल बिहेवियर सेम होता है, इट मीन्स इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर टर्म थी आइसोबार। आइसोबार हमने क्या पढ़ा था, आइसोबार है इसका जस्ट अपोजिट, आर द एटम विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सॉरी एक्चुअली मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है। सॉरी आइसोबार हम किसे बोल देंगे, आइसोबार्स आर द एटम विद सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप होते हैं, एक होता है कार्बन 12, ये आइसोटोप एक बार मैं बता रही हूँ, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो इन्होंने कार्बन 14 ले रखा है, तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 इन दोनों को लेंगे तो मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप ट से देखो, ट आ रहा है ना बीच में, आइसोटोप, तो ट मतलब एटोमिक में भी ट आता है ना, तो एटॉमिक नंबर सेम, मतलब आइसो मतलब सेम, क्या सेम होगा, टॉप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। आइसोबार के अंदर मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एक एक इनके कोई एग्जाम्पल कर लेना है, ठीक है। जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट, ये थी ना नेक्स्ट, हाँ ये नेक्स्ट। अच्छा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर ब्रोमीन 80 35 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये 35, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा 35, ठीक है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास नंबर माइनस में प्रोटॉन, तो ये ऊपर वाला मास है, नीचे वाला प्रोटॉन है, तो 80 माइनस 35 ये हो जाएगा न्यूट्रॉन, कितना जाएगा 45, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन इज सेम एज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 35, ठीक है। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये तुम नेक्स्ट देख लेना, ओके। सो रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्या ड्रॉबैक्स थे देखते हैं, ठीक है। अब जैसे रदरफोर्ड ने बोला कि हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, जैसे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट मूव करते हैं, ठीक है। तो एक बात ये थी कि सोलर सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल्स टू द Gm m2 डिवाइड बाई में r²। आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, है ना, ये होता है। बट जब हम अपने एटम की बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो क्या होगा, तो इसने बोला कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा, कूलम फोर्स लगेगा, डेट इज़ K1 के Q1, ये Q2, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय में r², ये है, ठीक है। तो ये लगेगा इसके ऊपर चार्ज। सो अब ये बात आती है कि अगर चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज पार्टिकल है, और जब चार्ज पार्टिकल ये यहाँ पे शो हो रहा है, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर ऑर्बिट में मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से या डिफरेंट स्पीड से,
तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका एक्सीलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक्सीलेशन कम होने की वजह से वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, और उससे क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो श्रिंक हो जाएगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, there the orbit will thus continue to shrink. Calculation show that it should take an electron only इतने सेकेंड to spiral into the nucleus. ठीक है, but this is does not happen. पर ऐसा तो होता नहीं है। तो रदरफोर्ड क्या है, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि वो सोलर सिस्टम की तरह मूव करता है। ठीक है, हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो सोलर सिस्टम की तरह मूव करते हैं, बट सोलर सिस्टम के अंदर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, यहाँ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे क्या है, कूलम फोर्स लगता है। ठीक है, बट कूलम फोर्स जब हम लगाएंगे तो हम उसको चार्ज पार्टिकल कंसिडर करेंगे, और चार्ज पार्टिकल कंसिडर करेंगे तो चार्ज पार्टिकल क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, और धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को कम करते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो क्या होगा, हमारा श्रिंक हो जाएगा एटम, और जो स्टेबल नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। सो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी। सेकंड क्या थी, एक चीज़ ये भी नहीं बताया था, द रदरफोर्ड मॉडल इज डैट इट सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि जे थॉमसन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है वाटरमेलन की तरह। ठीक है, वो भी ठीक नहीं था मॉडल, लेकिन रदरफोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी बता नहीं पाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आया था इसके बाद हमारे पास बोर मॉडल। बोर ने क्या कहा था, नील बोर यूटिलाइज दिस रिजल्ट टू इम्प्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज बाय रदरफोर्ड। नील बोर ने क्या कहा था, जो मॉडल रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था उसी के रिजल्ट को यूटिलाइज करके इसको इम्प्रूव किया था। ठीक है, सो इसने क्या किया, बोर मॉडल के सबसे दो मेन वो थी करेक्टरिस्टिक्स जो उसने एक्सप्लेन की थी। एक तो ये कि उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन, जो हम लाइमन बाल्मर सीरीज पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और एक ये कि उसने एक बताया था ड्यूअल करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसा करेक्टर है, ड्यूअल करेक्टर है, कि वो एज ए पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगी एंड एज ए वेव लाइक की तरह ही बिहेव करेगी। ठीक है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसने वेव, खाली वेव नहीं बताया था, उसने उस रेडिएशन को दोनों करेक्टर बताए थे उसके, वेव लाइक करेक्टर भी एंड पार्टिकल लाइक करेक्टर भी। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि इसने इसको कैसे वेव लाइक करेक्टर क्या होता है। मतलब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि वेव लाइक करेक्टर क्या होता है, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, किसी भी मीडियम में फ्लो कर रही है, मतलब एमिट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो लाइक ही मैं बताती हूँ। जैसे कि एक जेम्स मैक्सवेल आए थे पहले, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था अबाउट द इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ, ये पॉइंट उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि किसी भी चार्ज बॉडी का इंट्रैक्शन किसके साथ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसने बताया था उनका लाइक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी, ये बहुत पहले था, बट इनकी बात ना किसी ने ठीक नहीं मानी थी, तो इनको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया था। बट जब बोर ने ये मॉडल दिया तब हमें रियलाइज़ हुआ कि एक उन्होंने एक बात कही थी कि अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों आया था देखो, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब भी कोई मूव करेगा तो जब मूव करता है ना तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, कि जैसे कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो एक तो ये कंपोनेंट होगा इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक इसका ये कंपोनेंट होगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट, और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा अंडर एक्सीलरेशन तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के करेक्टर को शो करेगा। ठीक है, तो इसने ये एक्सप्लेनेशन दी थी। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के करेक्टर को शो कर रहा है तो इट मीन्स उसकी उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, वेवलेंथ भी होगी, क्योंकि वो वेव करेक्टर शो कर रहा है तो सब कुछ होगा। तो इसमें क्या है, अनलाइक साउंड वेव और वेव प्रोड्यूस इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम साउंड वेव की बात करते हैं ना तो साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। सेकंड क्या है, इट इज़ नाउ वेल स्टैब्लिश्ड दैट देयर आर मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि हमें पता है कि बहुत टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है,
इसके हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, ये सब देखेंगे। तो ये एक डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा, कौन कौन सी वेव्स होती है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ अभी रात के 11 बज चुके हैं और मुझे काफ़ी कोल्ड हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इतना कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए, सो डैट मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा वीडियो बना के लेके आऊँ। ओके, सो ये क्या एक डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कि गामा रेज है, एक्सरे है, यूवी है, आईआर है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यूज़ होती है, ठीक है। आप एक्चुअली, मैं ये +1 का पढ़ा रही हूँ, आप +1 और +2 का बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है टॉपिक, ठीक है। तो लाइक हमें पता है कि गामा रेज है, एक्सरे, एक्सरे देखो नाम से पता लग रहा है, जब भी किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहते हैं ना इसका एक्सरे करा लो। एक्सरे क्या है, मतलब बहुत हाई एनर्जी वेव्स हैं, मतलब एक्सरे क्या करती है, पूरी बॉडी को पेनिट्रेट करती हुई अंदर जाती है, तो एक्सरे से भी ज़्यादा हाई एनर्जी की गामा रेज, तो इनकी एनर्जी हाई है। एज वी नो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू, ठीक है। एच क्या है, ये तो कांस्टेंट है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो इनकी सबकी क्या है, ऊपर दे रखा है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अच्छा, ये एक फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो जैसे हम इधर मूव करेंगे ऐसे, जैसे हम इधर मूव करेंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अब जैसे कि कैसे याद करोगे, जैसे यहाँ देखते हैं ना रेडियो वेव, रेडियो सुनते हो ना, रेडियो में क्या बोलते हैं 92.5 FM, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ये बहुत लो रेंज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा गामा, जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं, फिर एक्सरे करते हैं, ठीक है। यूवी भी हाई एनर्जी होती है, ठीक है, ये सब हाई एनर्जी होती है। यूवी जैसे अल्ट्रासोनिक रडार वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है विजिबल, जिसको हम देख पाते हैं। विजिबल के बाद आता है आईआर, ठीक है, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी और गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये विजिबल वाला रीज़न है, 400 से लेके 750 नैनोमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रा, ठीक है। इसके अंदर कुछ टर्म है, ये हम देख लेते हैं एक बारी। हाँ, ये देख लेते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, ये हर्ट्ज इसकी ऐसा यूनिट होती है। इट इज़ डिफाइन एज अ नंबर ऑफ वेव डैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 मिनट मैं यहाँ बता देती हूँ, 1 मिनट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेव पास हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि ये है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है, ये वेव्स है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइन एज अ नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ वेव जा रही है उसको फ्रीक्वेंसी कहती है। अगर बहुत सारी जा रही है 1 सेकेंड के अंदर तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर एक ही जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। समझ गए। वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ लेंथ, एज यू नो डेटा ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव ऑफ मच स्मॉलर वेवलेंथ, ये तो बता रहा है कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ये स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सब इसकी यूनिट्स है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा, द अदर कॉमनली यूज क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर क्या होती है, 1/λ इज इक्वल्स टू, ये होता है वेव नंबर, ठीक है। ये तो लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी, पर मीटर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आप एक बार देख लेना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।